हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आ गया हूं। हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक साइंस का 2022 फर्स्ट शिफ्टिंग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है क्या कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। उल्टा बनता है और छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का हम लोग तो विद्युत धारा को मापने में नहीं करते हैं, है ना। वोल्टमीटर को विभवांतर को मापने में, वोल्टामीटर एक उपकरण है जिसमें हम लोग बहुत सारा प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एमीटर। एमीटर जो है इसको हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, तो विद्युत धारा को मापने में हम लोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर इतना होता है और P बराबर इतना और P बराबर इतना होता है, यानी पावर बराबर VI, पावर बराबर VIR और पावर बराबर क्या होता है, I स्क्वायर क्या होता है, R होता है। यानी इसमें तीनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी। ये जो होता है विद्युत शक्ति को निरूपण नहीं करता है। ठीक है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब कौन बना सकता है ना। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कांच के पट्टिका ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, और उत्तल लेंस जो होता है ये जो है ना ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और क्या करता है जी, ये जो है मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो स्थिति होता है जब हम लोग फोकस और क्या उसको बोलते हैं, लेंस के बीच में अगर रख देते हैं हम लोग, तब क्या बनता है जी, वो हम लोगों को जो होता है काल्पनिक भी दिखाता है प्रतिबिंब, लेकिन जो है ये मूलतः क्या दिखाता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, किसी बिंदु है यहाँ पे, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि कहीं से अगर क्या निकलता है जी, प्रकाश किरण निकलता है, कोई भी बिंदु से प्रकाश किरण निकले और वो प्रकाश किरण जो है कहां पे, कहीं पे, मतलब किसी वो दर्पण से या वस्तु से, लेंस से, अगर वो दर्पण से परावर्तित होकर और लेंस से अपरावर्तित होकर जिस बिंदु पर क्या होता है, मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का ही क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। अगर किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, है ना। यानी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस ऑप्शन में से क्या होता है कि किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो पहला क्या है,
पहला बात कि अवतल लेंस का छोटे अक्षरों को पढ़ने में मदद नहीं लिया जाता है, तो अवतल लेंस वाला पहले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि उत्तल लेंस वाला, तो उत्तल लेंस वाला हम लोग देते हैं कि 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर बहुत दूर हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर 50 सेंटीमीटर दूर पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो होगा उसका छोटा बनेगा, और जितना ही उत्तल लेंस के पास में होगा वस्तु उतना ही क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस जो है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरी क्या होगा जी, दोनों का फोकस दूरी जो है माइनस है, यहाँ पे माइनस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर है, तो वो दर्पण बताना है कौन सा हो जाएगा और लेंस बताना है कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग जानते क्या है कि अगर अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का ये दोनों का फोकस दूरी जो होता है ये इधर होता है। ठीक, अगर ये इधर होगा तो हम जानते हैं ना कि इस साइड में अगर चिन्ह परिपाटी के अनुसार जानते हैं कि अगर इस साइड में रहेगा तो माइनस हो जाएगा फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा, दोनों कौन हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी, अवतल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उत्तल क्यों नहीं होगा, तो उत्तल में जो होता है ना, अवतल अगर लेंस दर्पण ले ले तो इसका फोकस दूरी जो है ना ये इधर होगा, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, और दर्पण लेंस ले ले तो इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, ये मुख्य फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी से कहलाता है इधर वाला, तो इस इधर में हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा जी, प्लस में होगा। जब ये प्लस में होगा तो ये तो उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अवतल एगो उत्तल, यहाँ अवतल दर्पण, तो इसमें से कोई में भी नहीं होगा ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, हम लोग का सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। ठीक, वोल्ट बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल और बटा में क्या होता है, कूलम, है ना। तो जूल बटा कूलम, जहां पे मिल जाए वहां मारते हैं, जूल बटा कूलम हो जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि V बराबर जूल बटा कूलम। ठीक, इस स्थिति में तो कोई है नहीं, है ना, पूछ रहा है जूल बटा, तो जूल बटा जो हो जाएगा किधर चल जाएगा, बराबर कूलम इनटू में क्या हो जाएगा, V, यानी कूलम बटा वोल्ट हो जाएगा। तो कूलम वोल्ट या तो बटा में है ना, ये इनटू में है और ये बटा में है। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर ये तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा जूल कूलम, अब इनटू में क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तब वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का सही यहाँ से मैच कर गया। ये इनटू में वोल्ट और एम्पियर, तो एम्पियर को होता नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, यह जो है एक कौन किसका मतलब अभिक्रियाशील समूह है, तो हम जानते हैं कि ईथर जो होगा इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। ठीक, और एल्डेहाइड का क्या हो जाएगा जी, CHO हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ना अल्कोहलिक समूह का हो जाएगा OH। तो अब हम लोग को ऑप्शन मिल गया, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है कि एथेनॉल को अगर हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है, तो हम लोग अभिक्रिया के अनुसार देखेंगे क्या होता है इसमें। तो देखते हैं हम लोग, पहले एथेनॉल का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, CH2OH। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, HCH, फिर क्या हो जाएगा जी, HC, OH को नीचे ला देते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हो सकता है, या कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं।
अब प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल रखेंगे। कौन सा सल्फ्यूरिक है, H2SO4, क्या है, सांद्र H2SO4, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर इतना डाल देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो है होता है ना, ये जल के रूप में यहाँ पर निकल जाता है। जैसे ही जल के रूप में निकलेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर देगा, करेगा डबल बॉन्ड का निर्माण ना। अब कई को यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, तो दो को, तो एक इधर, दो इधर, एक इधर, दो, यानी ये कैसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे C2H4, यानी ऑप्शन अब देखते हैं तो कौन ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, डी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जिंक प्लेट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका जो होता है यानी पारा का होता है वो सीने बार होता है। कौन होता है, सीने बार होता है। जिंक का क्या होगा, तो जिंक का जिंक प्लेट हो जाएगा, इसका हेमेटाइट हो जाएगा और इसका बॉक्साइट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। अब है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होगा। ये पूछ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि तत्व में जो यहाँ पर हम पहले हम क्या जानेंगे, पहले आवर्त। हम लोग के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, है ना, ऐसे करके होता है। तो देखिए यही पूछ रहा है कि इस आवर्त में यहां से यहां तक जाने में कौन सा गुण एक में से समान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु भार तो जैसे जैसे जाते हैं मतलब क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। फिर उसके बाद संयोजकता, तो कुछ देर बढ़ता है, फिर क्या होता है, कुछ घटने लगता है। फिर क्या होता है, कक्षों की संख्या, तो कक्षों की संख्या क्या होता है, कक्षों की संख्या, एक सेकेंड, कक्षों की संख्या और परमाणु का आयतन, ये दोनों में थोड़ा सा है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तब कक्षों की संख्या जो होगा ना, कक्षों की संख्या, अगर इधर से इधर हम लोग चलेंगे तो देखते हैं पहले हम बना के कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों में इसका लेते हैं पहला लिथियम का, तो लिथियम का कक्ष की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 हो गया। ठीक, अब चलेंगे लिथियम के अंतिम मोलेक्युल लेंगे, यानी नियोन लेंगे, है ना। आवर्त 2 के अंतिम तत्व नियोन, देखना में क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी एक में कक्ष की संख्या 2 हो गया, ऑर्बिट की संख्या 1 और 2, इसमें भी 2 हो गया, यानी ऑर्बिटों की संख्या क्या होगा आपका सेम रहेगा, है ना। यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा गलत, लेकिन कक्षों की संख्या जो होगा वो समान रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि अभिक्रिया, ये वाला अभिक्रिया में देखते हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा हम लोग को दिख रहा है कि जुट रहा है ना। और जुट में क्या बना रहा है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। तो कैल्शियम आयन पूछा हुआ चूना का निर्माण कर रहा है, तो पहला तो वियोजन अभिक्रिया होगा नहीं, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी यौगिक जो होता है ये टूटकर, इसको गर्म करते हैं, टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों का मतलब तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। योगशील में क्या होता है कि एकरा में जो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे क्या है C2H4 है ना, तो एकरा में क्या होगा ना कि एकरा में हम लोग इतना पे H2 यहाँ पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, अगर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड 2 होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड जाएगा टूट, और ये 2 बॉन्ड टूट कर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर जाएगा जो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्या कर देगा C2H6, है ना। यानी क्या हो, यहाँ पर ये भी जुड़ रहा है, यानी योग हो रहा है ना। अप्रतिस्थापन में क्या होता है कि कोई भी ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है जी, विस्थापित कर देता है
कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा, जिंक है, प्लस में कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जिंक क्या है, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील होगा तो क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा, और प्लस में क्या कर देगा जी, Cu को बाहर कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ये अलग अभिक्रिया है, वो अलग, लेकिन यह जो दिया गया हम लोग का ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो याद रखिएगा जल में घुलनशील भस्म जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बोल रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है जी, इसका नाम है क्या, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है, यही हो जाएगा सोडा एस, यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे में, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही। अब है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो हम लोग इससे जो 2023 का जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताए थे, है ना, उस 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हम लोग ये वाला और ये वाला और ये तीनों, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये हम बतलाए थे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ही सब यौगिक है ना, लेकिन यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये CaSO4 हाफ H2O होता है ना, हाफ H2O होता है, यानी ये कैल्शियम सल्फेट का हो गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इन सभी में अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इन सभी में अलग है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, NaHCO3। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, इसका एक और नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल का काम करता है। ठीक, और एक कौन होता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल भी जो होता है संक्षारक अम्ल का काम करता है। संक्षारक कहने का मतलब क्या, कि अगर ये किसी के ऊपर पड़ जाएगा तो क्या कर जाएगा जी, ये जलाने का काम करता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीएच मान दिया गया है ये अम्ल का है, ये भी अम्ल का है, और ये जो है ना ये उदासीनी का है, ये उदासीन का है, ये अम्ल का है। अब बच गया कौन, तो 10.5 है ना, 10.5 क्या होता है यहाँ पे, सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या है, यही पीएच मान होता है। सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम जानते हैं कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही क्या होता है, संयोजी सेलों की संख्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो दो सल्फर का हम लोग क्या जानते हैं कि सल्फर का संकेत तो S होता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है। जितना हम जानते हैं कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन का 16 को होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 6 लिखेंगे, समझे ना। तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी, तो इन सभी में आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक यानी वाट के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि जूल बटा में सेकेंड है ना, होता है वाट बराबर जूल आ सेकेंड, यही क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तांबा का तो बनेगा नहीं, जास्ता का भी नहीं, टंगस्टन का तो बॉल में यूज होता है ना। तो नाइक्रोम जो होता है विद्युत हीटर के
कुंडली बना होता है, नाइक्रोम से ही बना होता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो हम लोग जानते हैं ये धारा है, विद्युत धारा। तो ये तो क्या होता है, प्रवाहित होता है विभवांतर। ये क्या करता है कि मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच में होता है ना, किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को कहते हैं क्या, विभवांतर कहते हैं। समझे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग जानते हैं यहाँ पे शक्ति, तो शक्ति क्या होता है, तो शक्ति जो होता है कोई मतलब किसी को क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा में कितना शक्ति है, पावर को हम लोग जानते हैं, है ना, पावर को मापते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध यही क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलने का काम करता है ना। ये अगर किसी तार में अगर ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो क्या में ज्यादा विद्युत ऊर्जा क्या करेगा जी, वो उत्सर्जित करेगा और चारों तरफ क्या हो जाएगा, उष्मा मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसमें इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है कितना, है ना। यानी एकरा में जो है कोई एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके बीच का विभवांतर का मान कितना होता है जी। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ये बी कर लीजिए, यहाँ पे ये सी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यानी विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। ठीक है। अब है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय का देखिए, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जल से भी बना हुआ ऊर्जा को बार बार यूज कर सकते हैं, और सूर्य से बने हुए ऊर्जा को भी मतलब क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोयला को हम लोग उपयोग कर लेते हैं तब उसको दोबारा हम लोग नहीं कर पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को जो है ऑप्शन नंबर जो ए है मीटर में, ये सही है। लेकिन एक और होता है नैनोमीटर, इसमें भी नापते हैं, और एक होता है एंगस्ट्रॉम, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग मापते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, विद्युत धारा अगर विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो उसके विपरीत दिशा में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करता है ना, यानी कितना कार्य किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, विभवांतर इनटू में कूलम, ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो कार्य कितना करेगा जी, तो कार्य यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 इनटू में कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। क्यों किए थे मटर का पौधे के उपयोग, तो मटर का पौधा जो होता है अलग अलग वैरायटी का हम लोग को मिल जाता है और कम समय में इसको मतलब उगाया जा सकता है ना। तो इसलिए क्या किया थे मेंडल साहब ने, तो मटर का पौधा का उपयोग अपने आनुवंशिकी प्रयोग में किए थे। अब है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलता है। तो हम जानते हैं कि श्वसन जो प्रक्रिया जो होता है वो 2 तरह के होता है, एगो अवायवीय होता है, एगो वायवीय होता है। तो वायवीय में क्या होता है कि एकरा में ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो जाएगा, एकरा में बिना ऑक्सीजन के, इसमें जो होगा बिना ऑक्सीजन के होगा, है ना। तो जहां हम लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के होगा ना, तो वो क्या कर जाएगा, पायरुवेट में टूटता था, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो है ना। तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में टूटता है तो उससे कम निकलता है ऊर्जा। और वायवीय जो होता है एक पूर्णतः यानी संपूर्ण रूप से क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा। और जब पूर्ण रूप से टूट जाएगा ना, तो अपूर्ण रूप से टूटेगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। तो किसमें निकलता है जी, तो एकरा में क्या होता है, वायवीय में। वायवीय में क्या होगा कि ऑक्सीजन का पूरा मात्रा रहेगा, है ना। अब पूरा मात्रा रहेगा तो ओकरा में से ऊर्जा भी क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। क्यों ज्यादा निकलेगा,
क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह प्रक्रिया होता है, और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो काफी ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः ऑक्सीजन ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है। ठीक, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव नर जनन ग्रंथि जो होता है वो वृष्ण जो है ये क्या कहलाता है, नर जनन ग्रंथि कहलाता है। इसी में क्या होता है कि शुक्राणु का भी क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि है। ठीक, स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो ज्यादातर किसमें होता है जी, पौधों में होता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो अभी हम बता रहे थे वायवीय और अवायवीय में, है ना। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है ये किसमें हो जाता है जी, कोशिका द्रव में होता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द्वारा कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ना उसका आंशिक विघटन होता है, आंशिक रूप से टूटता है और पाइरुवेट का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये कहां पे होगा, कोशिका द्रव में होगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, तो ये क्या होता है, न्यूरॉन होता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ये एंजाइम जो है वो लाइपेज जो होता है वो वसा को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है क्या होता है, O3 होता है। अब बोल रहा है कि पीएच मान कौन सा, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। यहाँ पे कौन होगा, ये जो होगा दो जो होगा ना ये क्या कर जाएगा, ये जो होगा ये अम्लीय को निरूपित करता है, अम्लीयता को, यह जो है अम्लीयता को करता है, और यह 7 जो है ये उदासीनता को करता है, उदासीनता। और ये पीएच मान 6 जो है ये क्या कर जाएगा जी, ये भी अम्लीयता करेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या करेगा, ये क्षारीयता को मतलब दर्शाता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा, तो हम जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, तो H2 करने का मतलब क्या, कि यहाँ पे 2 को क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और 1 को क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है कि निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, तो ये दर्शाए हुए हैं 9 और यहाँ पे 19, तो 9 किसका होता है परमाणु संख्या, तो फ्लोरीन का होता है, यानी ये अधातु हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 बी के, तो 12 होता है और यहाँ पर 24 होता है, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है, यानी मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ सी को देख लेते हैं, तो सी जो होता है यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पे 12, यानी क्या हो जाएगा कार्बन का ही रह जाएगा। डी में क्या है जी, तो डी 8 और 16 है, तो 8 पे कौन होता है परमाणु, किसका होता है परमाणु संख्या 8, ये होता है ऑक्सीजन का, यानी ये भी क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है, 8 क्षारीय होगा, 12 क्षारीय होगा, और 7 भी क्या हो जाएगा, 7 जो हो जाएगा वो अम्लीय उदासीनता होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है यह रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। अब श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है यह उपचयन क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं, तो पौधे में जो है जनन अंग कहां पाए जाते हैं, पुष्प में पाया जाता है। इसी में जो होता है नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर,
और मादा जनन अंग को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। अब है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर के संतुलन में क्या करता है, काम करता है। यह जो होता है मेमोरी का काम करता है ना, और यह जो होता है वो विजन का काम करता है। अब है किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब किस पौधे में, यहां पर हो जाएगा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पे नागफनी, नागफनी वाला में क्या होता है कि रंध्र जो होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ये जो हो जाएगा ये मरुस्थल में रहता है, मरुस्थल में रहता है। मरुस्थल में क्या होता है कि पानी जो होता है बहुत कम मिलता है। अब पानी कम होने के कारण और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें रंध्र नहीं रहता है। अगर इसमें रंध्र रहता तो पानी का सिक्रीशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है पौधा को पानी उतना मिल नहीं पाता है, जिसके कारण जो होता है ना कि ये क्या करता है, अपने जो भी पानी इसको मिलता है वो पानी को स्टोर करके रखता है ना। अब बोले कि BS4 जो है ये संबंधित है, ये क्या है, संबंध रखता है, मतलब किससे संबंधित है, संबंध है। BS4 का संबंध है किससे, तो ये वायु प्रदूषण से है ना। ये गाड़ी चलता है तो उस समय क्या होता कि 2010 में इसको मतलब लागू किया गया था। कब किया गया था, 2010 में लागू किया गया था। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है जी, हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है फेफड़ा में आता है ना, रक्त के आरबीसी के माध्यम से, और वहां पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को लेता है और लेकर क्या करता है जी, वहां पर आगे मतलब जाता है और कोशिकाओं के पास जाता है, और कोशिका के पास जाकर क्या करता है जी, ऑक्सीजन को देता है। निम्नांकित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बीज, यहाँ पर क्या है, बीज है, बीज विकसित होता है, तो बीज जो है वो बीजांड से क्या होता है जी, विकसित होता है। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत के भाग, किसका भाग है, छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होता है, पहला एक ग्रहणी हुआ, दूसरा इलियम होता है, और तीसरा कौन हो जाएगा जी, जेजुनम हो जाएगा। कौन होगा, जेजुनम। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो तालाब जो है ये मानवों द्वारा बनाया जाता है, और मानव यानी आदमी द्वारा जो बनाया जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा। निम्नांकित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो ये कौन है जी, ऑप्शन नंबर जो है ए यानी उत्पाद जो होता है ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नांकित में क्या नहीं था, तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये नहीं था। अब भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति मतलब कितना होता है, तो ये 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट होता है ना। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे 10 के पावर -7 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर, और क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर है, 10 के यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 के पावर -2 था एम्पियर, और यहाँ पर क्या था कि सिर्फ यहाँ पे 10 एम्पियर है ना। ऑप्शन ऐसे था, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो है ये बी जो है ये सही हो जाएगा। 10 के पावर कितना होता है जी, -6 माइक्रो एम्पियर, ये क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक है।
अब बोला कि नरौरा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ना? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। कैसे तो देखते हैं। तब ये प्रिज्म एक है ना? ये प्रिज्म को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सूर्य प्रकाश जाता है और ये जाकर क्या होता है, 7 भागों में ऐसे बढ़ जाता है। ये 7 भागों में 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाता है और यहीं पर क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो प्रिज्म के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहां पे जब वस्तु रहेगा तब उसका प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक बनेगा। तो हम लोग देखते हैं ऐसे, यहां पर क्या हो जाएगा जी, फोकस है ना? तो ये फोकस के, अगर ये फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रहेगा तब इसका जो है प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। फोकस हो गया, यहां से ये क्या हो जाएगा जी, यहां से ये जाएगा ऐसे, ठीक है, जाएगा ऐसे, और ये दोनों जो है यहां पर ऐसे करके पीछे मैंने ऐसे खिसका देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है जी, काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक है ना? कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है ना? तो यहाँ फोकस तक कहाँ रखना पड़ेगा, तो फोकस और लेंस के बीच में हम लोग रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम लोग का काल्पनिक प्राप्त। अब है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो यह जो है इसमें 2, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो होता है वो होता है 2, है ना? कौन कौन? तो हाइड्रोजन और हीलियम। अब निम्नांकित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? पूछ रहा है कि निम्नांकित जो दिया गया है ऑप्शन, इस ऑप्शन में से किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी सेल में से या कोई भी कक्षा में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। और जब अगर हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने उससे दुगना हमको देने पड़ेगा ऊर्जा, है ना? तो एक में से देखिए, एक में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला हुआ है, तो इसको में से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको में से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए सही हो जाएगा। अब हो रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाहतम सेल मतलब है? तो हम जानते हैं कि सेलों की संख्या कितना होता है, K L M N ये होता है ना? तो एक में से पहल का ये हो जाएगा, दूसर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तीसर का ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि द्वितीय आवर्त में बाहरी यानी 2 आवर्त है, पहला आवर्त और दूसरा आवर्त। तो इसमें से क्या हो जाएगा, दूसरा आवर्त में से इन चारों में से कौन मतलब द्वितीय आवर्त वाला होगा? तो द्वितीय आवर्त हम जानते हैं, देखिए पहलका में आवर्त में 1 होता है और भी यानी कक्षा की संख्या होता है, दूसरका में कितना होता है, 2 होता है। तो पहलका तो हो गया K, तो दूसरका क्या हो जाएगा, L, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन, समझे? अब यहाँ मेंडलीव है, तो मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नांकित में कौन सा तत्व यानी वहां पर फिर से रखा गया था? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा जी, गैलियम को जो है जो आवर्त सारणी होता है मेंडलीव का, उसके नीचे वो क्या, ऐसे देखिए मेंडलीव जो है आवर्त सारणी में, अब वो अपने आवर्त सारणी में वो रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। उस रिक्त स्थान पे क्या किया गया था कि गैलियम जो था इसको फिर से हम लोग वहां पे
जो उनका रिक्त स्थान था ना वहां पे हम इसको रख दिए थे, साइंटिस्ट लोग रख दिए थे। अब क्या है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। हम लोग जानते हैं कि यहां से जो रहता है पहलगा में, तो पहलगा में जो होता है हाइड्रोजन हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा जी लिथियम, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम, ऐसे करके हो जाएगा। और लास्ट वाला में जो होता है हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी आर्गन हो जाएगा, फिर क्रिप्टन हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है देखिए, तो पहला में शुरुआत कहां से हो रहा है, हाइड्रोजन सब से हो रहा है ना, यानी इसको बोलते हैं अल्केली धातु बोलते हैं, है ना, यानी क्षार धातु बोलते हैं। और यहाँ पे जो होगा ये सब जो होगा ना, इस सबको बोलते हैं अक्रिय धातु, सॉरी अक्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय, है ना। तो अक्रिय यानी अक्रिय यहाँ पे सब जितना भी रहता है ये सब गैस के रूप में रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये वो अक्रिय गैस जो होता है सबसे लास्ट में रहता है आवर्त सारणी के। किसी तत्व में दो सेल हैं, दोनों ही क्या होता है, मतलब दोनों पूर्ण है, इलेक्ट्रॉनों से क्या है मतलब भरा पड़ा है, ठीक है, तो वह तत्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा जी 2, ये नियोन है, तो नियोन का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 को इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे और बाकी 8 भर देंगे। हम लोग जानते हैं कि पहला कक्षा में कितना रहता है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला कक्षा में कितना रहता है जी, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में कितना रहता है 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो इसमें देखिए इसमें पूरा के पूरा क्या हो गया है, मतलब भरा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। अब निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन का नाम है वो कौन है, फ्लोरीन। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन ये होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है गर्भाशय में जाकर क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहां पर जो भ्रूण आए बन के, वहां से जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण वहीं पे क्या होता है स्थिर होता है, और वहीं पे क्या होता है जी, और यही प्रोजेस्टेरोन जो होता है यही जाके जो एंडोमेट्रियम लेयर बनाता है, वही क्या करता है बच्चे को वहां पे सुरक्षित रख पाता है। अब क्या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य जो होता है ये ऊर्जा का मतलब मुख्य स्रोत होता है पारिस्थितिक तंत्र में। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो सुजात और एड्स ये दोनों जो है मानव क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। अगर मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम के बीज के तरह होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है, कौन कौन कारण है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या होता है, ये लड़कों में परिवर्तन करता है, और ये क्या करता है, ये हार्मोन लड़कियों में परिवर्तन करता है, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्या कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं जी, यौवना आरंभ कहते हैं। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ओजोन परत का ह्रास जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही, है ना। अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 2022 के सेकेंड सिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड सिटिंग को हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।